नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो डीओ की तरफ से जारी किया गया है एक प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र 2021-22 प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट 2021-22। ठीक है, क्लास 10th डीओ की तरफ से विज्ञान। ठीक है, और जो नए बच्चे भी आए हों, अगर उन्होंने मैथ का नहीं देखा है तो मैथ का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने दे दिया है और पार्ट 3 जल्दी लेके आने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जस्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, उसे मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ किस प्रकार से उसका आंसर होगा, जिससे आपकी जो बोर्ड में आप जब टर्म फर्स्ट देने जाओगे तो काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। प्रैक्टिस ये पेपर जरूर करना, क्योंकि स्पेशली ये दिल्ली के लिए बनाया गया है और अब की बार जो वर्कशीट वगैरह है उसको भी ध्यान में रखा गया है। असेसमेंट वर्कशीट उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो समय है 90 मिनट, इधर उधर गवाते हुए ना करके जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रश्न। और ये साइंस का है, जैसे कि आप देख के समझ ही गए होंगे। और ये है आपका इस प्रश्न पत्र के 3 खंड है, खंड अ ब स। ठीक है, तो कोशिश करूंगा ये पार्ट 3 ही बनाऊं इसके, और खंड अ के 24 के 24 प्रश्न सभी मैं सॉल्व कर दूं और आपको अच्छे से समझा पाऊं। जर्नल इंस्ट्रक्शंस भी देख सकते हैं आप, ये इंग्लिश में है। डीओई वाले की अच्छी बात है, जो ये सैंपल पेपर देते हैं इंग्लिश हिंदी इससे हम साथ एक ही जगह दी हुई होती है। चलो ठीक है, तो सेक्शन ए पे आते हैं और सेक्शन जो बी है कोशिश करूंगा पार्ट बी ही उसका बनाऊं और इसमें 24 के 24 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो खंड अ 24 प्रश्न होते हैं। इस अनुभाग में किन्हीं 20 प्रश्नों को हल करिए। पहले 20 प्रश्नों का सही मूल्यांकन किया जाएगा। अगर 24 आप कर देते हो तो पहले 20 का ही सटीक चेक किया जाएगा। अगर 24 के 24 कर देते हो तो 24 के 24 चेक नहीं किए जाएंगे आपके। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे सारे के सारे करेंगे ताकि क्या पता आपके पेपर में कौन सा आ जाए। निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान ज्ञात कीजिए। कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज x इन अ गिवन रिएक्शन। ठीक है, जो रिएक्शन दी गई है यहाँ पे फाइंड आउट करना है कहाँ पे ये x है, ये फाइंड आउट करना है। तो यही है, संतुलित करना है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है आपका। के यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख लें के 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ KL 2 हो जाता है, यहाँ पे 2 है और बस मेरे ख्याल से 2 से ही क्लियर हो जाता है। 3 क्यों रखूँ, 3 रखूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 4 रखने से गड़बड़, जीरो जीरो कोई मतलब होता नहीं है। वैसे यहाँ पे के 2 है। ठीक है, इसका आंसर पहला ही सही है, ए 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रयोग में गैस एक्स के साथ जलती है। गैस एक्स है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, और ये हर बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, यूनिट टेस्ट में भी कई बार आ चुका है ये आपका। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी ये अभिक्रिया है। ठीक, अगर आपको ये धुंधला दिख रहा है तो ये धुंधला है ही, असल में इन्होंने छापी ऐसा रखा है। तो पॉप ध्वनि कार्बन डाइऑक्साइड, पॉप ध्वनि हाइड्रोजन, हिसिंग ध्वनि हाइड्रोजन, हिसिंग ध्वनि ऑक्सीजन। तो इसमें से कौन सा होगा? आपको पता है जो पॉपअप की पटपट की आवाज करके जो गैस जलती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। जहां पटपट की आवाज करके जलती है, जब आपने ये अध्याय पहला पढ़ा होगा तो उसमें भी दिखाया होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे पॉपअप की ध्वनि करती है वो हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दृष्टिहीन बात छात्रों के लिए वैकल्पिक प्रश्न है। जब जिंक के टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो गैस एक्स उत्सर्जित होती है। यह गैस कौन सी है? तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होगी, कहीं से नहीं निकलेगी। ठीक है, यही इसका भी आंसर बी है, पॉप पॉप करके निकलता है आपका। ठीक है, तो जो बच्चे देख नहीं पाएंगे उस प्रकार से इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इंग्लिश वालों के लिए इस प्रकार से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 यहाँ समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है। आयरन को भाप के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन से आयरन के ऑक्साइड प्राप्त होंगे? याद रखना, आयरन को पानी के साथ नहीं करा रहे, किसके साथ? भाप के साथ करा रहे हैं। तो आपका बनता है Fe3O4, Fe3O4। तो ये आपका ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सी एक सही संतुलित अभिक्रिया है? देखो हमने पहले भी किया था, इस वाले में भी है संतुलित अभिक्रिया। तो संतुलित अभिक्रिया देख लेते सबसे ज्यादा कौन से वाले में है। तो कैल्शियम 2 है यहाँ पे, कैल्शियम यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 3 तो नहीं है। ठीक है, तो संतुलित तो करना नहीं है, देखना कौन संतुलित है। कैल्शियम 2, कैल्शियम 2, CO2, CO3। हम 3 दूना 6 भी कर लेते हैं, 2 या 2 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। CaO, CO2, CaO मतलब कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे भी कार्बन हो गया, O3 3 यहाँ पे। ये तो सही लग रहा है, ये वाला देख लेते हैं एक बार। CaO3 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है, कार्बन यहाँ पे 2 जबकि यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये काफी सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये दिया गया था। दिया गया आरेख एक उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल बनता है। ये तो आपको प्यारे बच्चों हमेशा याद होगा। प्रदर्शित करता है जैसे जैसे हम क्षार में अम्ल की अधिक मात्रा मिलाते जाते हैं तो विलयन में पीएच का मान परिवर्तित होता जाता है। बिल्कुल सही है। आरेख में कौन सा क्षेत्र या अक्षर है जो अम्ल तथा क्षार दोनों की उपस्थिति को दर्शाता है, जिसमें ना ज्यादा अम्ल है ना ज्यादा क्षार, मतलब दोनों इक्वल है। देखो यहाँ पे देखो पीएच का मान अलग है, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, लेकिन जो डी पे अगर जाएंगे तो डी पे आपका डिफरेंट होता चला जाता है, मतलब डिफरेंट करो एक जैसा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक एक जैसा है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। डी पे अम्ल व क्षार दोनों की मात्रा एक समान है, इसलिए उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ एक ऑक्सीकारक है। अब ऑक्सीकारक पदार्थ होते क्या हैं? ये वे पदार्थ हैं जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते हैं। अपनी ऑक्सीजीकरण की क्षमता के कारण ये दूसरे जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन खींच के अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है आपका MnO2, MnO2, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, दोनों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाई दे रहा है। फास्फोरस तथा ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है। फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। इस किस प्रकार से अगर दोनों मिलकर बनेगा PO2, ठीक है। एक तो पहले तो संयोजन अभिक्रिया है, तो इसमें देखो संयोजन कौन से संयोजन, ये वियोजन वियोजन, ये भी गलत, ये भी गलत, संयोजन संयोजन, दो संयोजन है। अब ये उपचयन है कि अपचयन, ये उपचयन है कि आपका अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वो आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ देखो योग हो गया है, या तो हाइड्रोजन का ह्रास हो, या दोनों में से एक हो, या दोनों हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये उपचयन अभिक्रिया में आएगा, तो ये इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नीचे ही दिया गया है। अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो यह आयन उत्पन्न करता है। कैसे आयन उत्पन्न करेगा? अम्ल को जब जल में, तो हाइड्रोजन आयन ही करता है आपका, ठीक है। तो देखते हैं क्या है आपका यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड, अच्छा जी, हाइड्रोक्साइड कैसे करेगा? ऋणात्मक भी बिल्कुल नहीं, धनायन होता है वो। हाइड्रोनियम ये आपको उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आपका उत्पादन करता है जब उसे जल के साथ मिलाए जाते हैं अम्ल को, तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, 8 बिल्कुल क्लियर है आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी यहाँ पे ऊपर दी गई है। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होगी? जब अम्ल को कुछ मात्रा में जल में मिलाया जाता है, तो देखो प्यारे बच्चों, जिसने दिखा विज्ञान, ठीक है, भाग 2 में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, वहां जाके देख ली। ये सब चीजें ऑप्शन वाले में थे, मैंने वहां पे भी इस चीज को समझा दिया था, ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं, अगर वो ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वाली वीडियो जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक अपलोड कर दी है, तो वहां पे काफी अच्छा था। तो इसमें आपका तनुकरण, बिल्कुल तनुकरण होगा उसमें, ठीक है। और इसमें क्या होगा? उदासीनीकरण, बिल्कुल उदासीकरण होगा। आपको लग रहा है उदासीकरण? बिल्कुल नहीं। उदासीकरण कब होता है? अम्ल में जब क्षार मिलाते हैं तो धीरे धीरे होता है। हाइड्रोनियम आयन का निर्माण, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, अभी हमने ऊपर देखा था हाइड्रोनियम आयन का निर्माण, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। लवण का निर्माण कब होगा? जब आपका अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे। तो आपका सही होता है पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा ऑप्शन बी में सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो विज्ञान का भाग 2 जरूर देखें अगर आपको और दिक्कत है तो। प्यारे बच्चों, मेरे जो चैनल पे हिंदी माध्यम की ही वीडियो बनती है, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो कई यूट्यूबर्स बना रहे हैं और अच्छी बात है, लेकिन हिंदी के लिए बहुत कम है, तो इसलिए मैंने सोचा हिंदी के लिए क्यों ना बनाया जाए। तो मेरी यूट्यूब पे जितने भी वीडियो मिलेगी ज्यादातर आपकी हिंदी माध्यम की मिलेगी। आयरन की छड़ पर चढ़ी हुई लाल भूरे रंग की परत, देखो तो लाल भूरे रंग की परत कैसी होती है, समझ रहे हो ना? जंग की बात की जा रही है।
सतह पर जो संक्षारित कर देती है, संक्षारित मतलब उसे खराब कर देती है, ये बात भी समझ में आ रही होगी। इसको प्रदर्शित करने हेतु सही संतुलित प्रक्रिया है, ठीक है। द आयरन रॉड इज कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन लेयर विच डैमेज द सरफेस ऑफ द रोड। इट्स बैलेंस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट पाई। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका होता है जो क्षार कह रहा हूं मैं, जंग लग जाता है, ठीक है। तो बैलेंस वाला बताना है, तो मैं तो सीधे Fe3O4 Fe2O3, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 4 है, Fe2 है, Fe3 है यहाँ पे, तो ठीक है, ये तो होगा नहीं बैलेंस ने, इसने बोला है ना संतुलित प्रक्रिया देखनी है, संतुलित प्रक्रिया, तो संतुलित वाले में पहले नहीं है, इस वाले में संतुलित देख लेते हैं। 3 Fe है, Fe3 है यहाँ पे, फेरिस मतलब H2, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है आपका, ठीक है। और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, तो ये तो सही लग रहा है। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। फेरिस यहाँ पे 3 है, फेरिस यहाँ पे 1 है, गलत। चौथा ऑप्शन कहाँ है भैया, चौथा ऑप्शन एक बार यहाँ से देख लेते हैं। फेरिस 3 है यहाँ पे, फेरिस 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 ही है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो ठीक है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा सही, 10वें का कौन सा, 10वें का बी बिल्कुल सही है। चलो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस वाले में क्या है, 10वें में, निम्नलिखित चित्र में हरे पौधे की पत्तियों की कोशिकाओं जिसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है की व्यवस्था दर्शाई गई है, कोशिकाओं का सही विकल्प चुने। मतलब किसमें आपका क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति दर्शाई गई है। अब क्लोरोप्लास्ट दिखाओ, पहले हरा हरा वाला तो कुछ दिखा दो, तभी तो कुछ चेंज कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए मैं बुक में खोल देता हूँ, हिंदी माध्यम की बुक, ताकि आप इसे सर्च कर पाए, ठीक है। जो आपकी ये पॉइंट है 6.2.1 पे है, सो पोषण वाले में देखो, ये नीचे जो चित्र दिया गया है ये वही चित्र है, ठीक है। जो पत्ते का ये कटा हुआ भाग है, जो मोटा हिस्सा जो कटा हुआ वाला भाग है, यही है एक पत्ते का अनुप्रास्थ काट। तो उम्मीद है मैं आपको अच्छे से और समझा पा रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो यही चीज दी गई है। अगर इसको मैं थोड़ा साइड कर दूं प्यारे बच्चों, तो ये इस प्रकार से है, ठीक है। आप अगर यहाँ चेक कर पाओगे, अब ये देखो, ये बाहरी हिस्सा कह रहा है, ये वाला, ये तो बाहरी हिस्सा है, यहाँ पे खाली हिस्से की बात कर रहा है। तो ये जो हिस्सा है बाहरी हिस्सा, तो ये क्या लिखा है, ये आपका ऊपरी बाह्य त्वचा है, मोम क्यूटिलाइट की है, ठीक है। ये तो नहीं होगी, ये ए बिल्कुल नहीं है। दूसरे वाले में देखो क्लोरोप्लास्ट वाला पूछ रहा है, देखो दूसरे वाले में यहाँ पॉइंट कर रहा है, दूसरे वाले में देखो यही इस वाले पॉइंट कर रहा है, वैसे तो पॉइंट इस वाले पे कर रहा था, ठीक है, मेरे ख्याल से इसी वाले पॉइंट कर रहा होगा ये वाला। तो हरिक लवक, हरिक दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तीसरे वाले पे देखो गोले वाले इस वाले पे कह रहा है, तो यहाँ पे तीसरा वाला थोड़ा सा इन्होंने दिखाने की जरूरत नहीं है, इस वाले पे है, ठीक है। तो तीसरा वाला भी आपका कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है, देखो कहाँ पे इसने क्लिक किया है, ये प्रॉपर हो नहीं पा रहा है इस वाला, ठीक है। तो इस वजह से, और ये चौथे वाले में मेरे को लग रहा है, मतलब क्योंकि मैं ये देख के बता पा रहा हूँ, तो चौथा ये यहाँ पे क्लिक किया गया इस वाले पे। तो यहाँ पे हरा वरा कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर कुछ नहीं है, दाने दाने भी नहीं, खाली तो रितिका बोलते हैं। लेकिन इसका ऑप्शन ये जो पहला है और चौथा मुझे बिल्कुल भी सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंडिकेट करने की बात करो, और यहाँ पे वाला करो, यहाँ से ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका मैं दूसरा और चौथा जरूर करता, दूसरा और चौथा, इसको मैं साइड में हटा देता हूँ। तो एक बार इसे पेज नंबर कौन से पे था आपका, पेज नंबर 106 पे था, ठीक है। तो इसका दूसरा और चौथा सही लग रहा है, तो इसका दूसरा और चौथा मैं ऑप्शन बी ठीक करूंगा, ठीक है। क्योंकि इसे कलरफुल होना चाहिए था हलकटों को, लेकिन हलकटों ने दिया नहीं कलरफुल, कोई बात नहीं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए वैकल्पिक प्रश्न, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में, रितिका में, उपरोक्त में से कभी। तो कहाँ पे होती है, केंद्रक में होगी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, तो इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इनका भी कलरफुल नहीं दिया, कलरफुल देना चाहिए था। 11 के बाद अब आ जाते हैं 12 में। देखो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे, तो 12 का हिंदी वाला ऊपर दिया गया चित्र निम्नलिखित में से किसका है, ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी और, जिसके पास अगर बुक नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ सपोर्ट मटेरियल में से बता दो। तो देखो सपोर्ट मटेरियल में देखो ये रहा चित्र देख रहे हो ना, यही वाला चित्र है आपका विक्राणु की संरचना, ठीक है। दिया गया चित्र निम्नलिखित में से किसका है, तंत्रिका, कोशिका, न्यूरॉन्स, विक्राणु, नेफ्रॉन, कोपिका, विलाई, दीर्घरोम। तो कहने का मतलब मैं टिक तो वैसे भी करता था, लेकिन एक बार आप चित्र देख लोगे तो आपको याद रहेगा। देखो अगर आपको ये सपोर्ट मटेरियल मिली हुई है ना 2021-22 स्कूल की तरफ से, अगर आपको मिली होगी तो याद देखो ये इसके और भाग कर लेना, क्योंकि बाकियों में इसके कई बार इसके भाग पूछ लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, वृक्क की संरचना, विक्राणु की संरचना, तो आपका विक्राणु होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है देख के भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, और इंग्लिश वाले के लिए नेफ्रॉन था ये आपका, ठीक है, नेफ्रॉन बोलते हैं इंग्लिश में।
और आपका ये एवियोला जो कोशिकाएं होती हैं वो आपके फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर बोला नहीं तो वो भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या उदासीकरण अभिक्रिया को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, उदासीकरण अभिक्रिया में कोई नया यौगिक निर्मित नहीं होता, ऐसी नहीं है। आपने अगर अम्ल, ठीक है, प्लस क्षार अगर किया होगा तो क्या लवण प्लस जल बना कि नहीं? कोई नया पदार्थ बना रासायनिक अभिक्रिया में? उदासीन अभिक्रिया में नया यौगिक निर्मित होता है, बिल्कुल ये रहा नया यौगिक, इसका भी बिल्कुल सही है। या अवश्य नहीं, जरूरी नहीं, उपरोक्त सभी, तो नया यौगिक बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक उसका वाला है, तो इसे आप और अच्छे से हल करें। मैं तो इसका चित्र भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। अगर आपका इसका कलरफुल देखना है तो कलरफुल आपको इसको मैं एक बार आपकी बुक में से दिखा देता हूँ, बुक में से। ठीक है, तो बुक में से प्यारे बच्चों ये देखो, ये रहा आपका बुक में से। तो इसने बोल भी दिया गया है, तो दिखाने जरूरत क्या, पहले एक बार दिए गए एक बंद रंध्र के चित्र। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो चित्र हैं आपके, खुला तथा बंद रंध्र। ए है आपका खुला और बी है आपका बंद, तो बंद वाले में बताना है आपका। तो कोई इस प्रकार से बना हुआ, इन्होंने छोटा वाला देखा है। कई बच्चे अगर बुक से पढ़ के जाएंगे उनको लगा यार ये तो इस हिसाब से बनाया नहीं है, बाहर बाहर इस हिसाब से बना देना चाहिए था। ठीक है, इस हिसाब से इनको बना देना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो आपको देखो फर्स्ट देखना है, फर्स्ट देखो यहाँ पे इंगित कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब देखो कुछ अलग से है, गैर सा है, तो ये वाला होगा आपका, ये क्या है आपका केंद्रक होगा। तो यहाँ पे नहीं लिखा क्या, देखो सेंटर, कोशिका में केंद्रक तो होता है, ये केंद्रक होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, केंद्रक। दूसरा इसने पॉइंट पे इंगित किया है, कौन से पॉइंट पे इंगित किया है? तो पॉइंट वाला एक बार देखते हैं केंद्रक दिया है कि नहीं दिया है इसने। तो केंद्रक दिया हुआ है, केंद्रक, मतलब इसमें से आपका एक चला गया। अब दूसरा में क्या है, अब देखो इसमें दूसरे में क्लोरोप्लास्ट है, रिक्तिका है, क्लोरो, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, देखो ये रहा हरित लवक। जो पॉइंट किया गया हरित लवक का है या क्लोरोप्लास्ट का है, एक ही बात होती है आपकी। दूसरे नंबर पे क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों सही है, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, रक्षी कोशिका या रिक्तिका। अब कौन से नंबर 3 पे देखो, 3 से देखो खाली वाले स्थान को दर्शाने की कोशिश कर रहा है ये। अब देखो यहाँ पे आपका जो खाली वाला स्थान है, ठीक है, रंध्र छिद्र, ठीक है, द्वार छिद्र, ठीक है, खाली स्थान नहीं बताया, लेकिन खाली स्थान को आपका रिक्तिका कहते हैं, खाली वाले स्थान को। अगर कहीं पे आपको मिल जाती तो मैं जरूर बता देता। इस वाले में उन्होंने मतलब एनसीईआरटी वाले अच्छे से छाप नहीं, लेकिन पूछ है इस प्रकार से क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रिक्तिका होगी बच्चे, रिक्तिका। ठीक है, कोश रक्षी कोशिका तो बाहर की तरफ होती है, रक्षी कोशिका आपकी। ठीक है, तो ये नहीं होगा, लास्ट में रिक्तिका और रक्षी कोशिका आपकी लास्ट में 4 नंबर पे ये रहा, बाहर की तरफ रिक्तिकी कोशिका। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टोमेटा रंध्र, ये इनको वाला भी कर लेते हैं कि रक्षा कोशिकाओं में डैश में उपस्थित होता है, तो इसका केंद्र क्लोरोप्लास्ट और रिक्तिका, बिल्कुल। तो ठीक है, यहाँ से आपका इंग्लिश वाले का देख सकते हैं आप, यहाँ से समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 5 20 4 24, सारी बहुत बाकी। अभी किसी धावक में 400 मीटर की दौड़ लगाने के पश्चात लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होने लगता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रकार को सही दर्शाता है? ठीक है प्यारे बच्चों, इसको और समझाने के लिए मैं आपकी सपोर्ट मटेरियल ले लेता हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर पे टिक नहीं करूंगा। ठीक है, आपने अगर सपोर्ट मटेरियल में देखोगे शोषण वाला, ठीक है, चैप्टर ये आपका सॉरी पेज नंबर 88 है। यहाँ पे देखोगे 3 प्रकार का, अपने पायोरेट प्लस ऊर्जा, किसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अभाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति। जो लैक्टिक अम्ल बन रहा है ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन की कमी है, लैक्टिक अम्ल बन रहा है तभी हमारे शरीर में दर्द होता है, प्लस ऊर्जा हमारी पेशियों कोशिका में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अच्छा तो यहाँ पे पूछा इसने कि वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, किण्वन, सांस लेना वो सांस छोड़ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब तीनों में आप डाउटफुल हो सकते हैं, तो डाउटफुल तो इसमें जो अवायवीय श्वसन होता है इस वाले में, ठीक है, तो डाउटफुल ना रहे आपका, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन वायवीय वाले में तो आएगा नहीं, किण्वन वाले में आएगा नहीं, किण्वन और लैक्टिक अब तो बनेगा नहीं आपका। ठीक है, ये वाला भी गलत होता है, ये वाला भी, तो इसका ऑप्शन 15 बिल्कुल सही है। 19 मिनट हो गए बच्चों, कराते कराते क्वेश्चन नंबर 15 ही हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24, चलो कोई नहीं, जल्दी से करा देते हैं। ठीक, शिराओं की भित्ति पतली तथा इनके वॉल्व होते हैं, इसमें रुधिर के बहाव का दबाव अधिक होता है।
अभी अधिक होगा तो फिर मोटा बनाएंगे ना। ये हृदय से रुधिर ग्रहण करती है, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। रुधिर के बहाव को एक दिशा में सुनिश्चित करती है, बिल्कुल। कोई भी चीज अगर बह रही है उसे आप अगर यहाँ जाना है तो इसे आप यहाँ पे वॉल्व लगा लेंगे तो ये यहाँ ना आके यही निकल जाएगी। तो हाँ, एक दिशा देता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कैसे, एक तो गलत डेफिनेटली है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, ठीक है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण और सौर भट्टी में प्रकाश को संकेंद्रित कर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये आपका बच्चों होमवर्क रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने भाग 5 विज्ञान का बनाया था, 10th विज्ञान, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पे इस चीज को भी बता रखा था प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और वो वीडियो देख लेंगे तो आपके जो विज्ञान का चैप्टर होगा, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसके सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बता रखे हैं, तो उससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा, वो जरूर देखें, ये आपका होमवर्क में रहेगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18 पे। किसी अवतल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर के सामने है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर्दे को दर्पण से कितनी दूर रखना होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका F हमेशा माइनस में होता है, जिसका F हमेशा माइनस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है जिसका F हो जाएगा -10 F बराबर -10 सेंटीमीटर। अब कहोगे F बराबर -10 में कहूँ अवतल दर्पण। इससे पहले वाले जो मैंने वही बता रहा हूँ, भाग 5 में मैंने विज्ञान में कराया प्यारे बच्चों, उसमें देख लेना, उसमें मैंने सॉल्व कराया, आधे घंटे की ये भी वीडियो थी प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है मतलब U बराबर U हमेशा माइनस में ही होता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। 15 सेंटीमीटर प्रतिबिंब स्क्रीन से कितनी दर्पण से दूरी रखी जाए, तो मतलब आपको एक तरह से V पूछ रहा है, V बराबर क्वेश्चन मार्क। और आपका दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र आपको पता है ना, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, ठीक है, ये होता है आपका। तो 1/V आपको निकालना क्या है, V, तो मैं U को उस तरफ ले जाता हूँ, 1/V इक्वल टू 1/F प्लस है तो वो माइनस में 1/U हो जाएगा, ठीक है। 1/V का 1/V, अब दूसरे पेन से लगा तो कंफ्यूज ना हो, 1/V का 1/V हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू F कितना है -10, तो 1/10, या माइनस का माइनस, U कितना है 15, वो भी -15, तो -15 इस प्रकार से लिख लूंगा मैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और 1/V का 1/V, ठीक है, बराबर -1/10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा आपका। अब ये भिन्नों का जोड़ है, 1/V इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 15 दूना 30, ठीक है, तो -3, और ये आपका प्लस में 15 दूना 30, तो 1/V इक्वल टू -1/30। इसको रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है, इसको पलट देंगे, तो आपका V इक्वल टू हो जाएगा 30, वो भी माइनस सेंटीमीटर। तो वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर फंसाया जाएगा, ठीक है। तो दर्पण को कितनी दूर पर रखा होगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, तो ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, ये रहा। लेंस की क्षमता की इकाई है मीटर, सेंटीमीटर, डायप्टर, 1 मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये भी होमवर्क है, ठीक है, कमेंट करके ये भी क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन लिख के बताना। कई प्यारे बच्चे कमेंट करते हैं, पढ़ के अच्छा लगता है, ताकि इससे ये पता चलता है कि मैं आपको किस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, और कमेंट करते हैं तो मुझे भी लगता है कि अगली वीडियो किस हिसाब से बनानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये भी ना आए तो प्यारे बच्चों विज्ञान भाग 5 10th वाला देख लेना, MCQ वाला, उसमें ये क्वेश्चन भी आया और मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताया है। वो वीडियो आधे घंटे की है, लेकिन आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 19 का भी आपका होमवर्क में चला जाता है, ठीक है, ठीक है। अब 24 से 4 क्वेश्चन है, फटाक से मैं कर देता हूँ। किस माध्यम का आवर्तनांक डैश अनुपात होता है, ठीक है। किसी माध्यम में प्रकाश के वेग से निर्वात नहीं, पहले निर्वात से फिर कंपेयर करते प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट देखें निर्वात में प्रकाश का वेग, तो निर्वात, ये देखो मेरे को लगा पहले ये भी गलत है। प्रकाश से वायु में
गलत है। जल प्रकाश के वेग से निर्वात में, ये भी नहीं है। निर्वात से प्रकाश के वेग के माध्यम से प्रकाश का वेग, ठीक है, निर्वात में पहले होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। डी के बाद 4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21। अब ये एक प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक होगा। देखो एक वायु से, ठीक है, वायु और ये जल है, और ये आपका विरल से संघनन आ रहा है। फिर बता रहा हूं, इस चीज को और अच्छे समझने के लिए आपको वीडियो ये वाला भाग 5 वाला जरूर देखना प्यारे बच्चों, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। विरल से विरल, और ये सघन से, ये विरल से सघन की ओर आ रही है, ठीक है। तो आपकी जब विरल से सघन की ओर आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आपका जो कोण आई होगा और जो कोण ये आपका आर होगा, आर, वो आर हमेशा छोटा होगा क्योंकि विरल से सघन की ओर आ रही है। तो आपका आई हमेशा, सॉरी, आई बड़ा होगा, आर इसके पास और आ जा रहा है ना, मतलब अभिलंब के पास, तो आर का जो कोण होगा छोटा हो जाएगा। तो आई बड़ा होगा, आर छोटा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका भाग 5 देखें, मैंने भाग 5 में चित्र भी दिखाया ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए, ठीक है। किसी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा, चलो कितना होमवर्क दूंगा ये मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। आभासी होता है और सीधा बनता है, आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी मैंने भाग 5 में कराया था अच्छे समझाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं सॉल्व करने वाला, चलो साथ के साथ लगाते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तर लेंस वासी तथा छोटे आकार का प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो वस्तु रखी है। वस्तु पूछ रहा है, मतलब कि आपका यू वस्तु ही पूछ रहा है, तो ठीक है, इसको जल्दी से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपका एफ दिया गया है। एफ बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखने, 10 सेंटीमीटर उत्तर लेंस है तो इसका प्लस में ही होगा, अब प्लस भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपका वी दिया गया है, वी कितना दिया गया था, प्रतिबिंब मतलब वी ही होता है, प्रतिबिंब का मतलब वी होता है, 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो वस्तु रखी होगी, वस्तु मतलब आपका यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यू बराबर क्वेश्चन मार्क। और आपका देखो लेंस, अब की बार लेंस का सूत्र क्या होता है आपका, मैं लेंस का सूत्र बता दूं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वहीं पे मैंने इसे पिछली बार बताया था, एक बच्चे ने पूछा था सर आप एक जगह प्लस एक जगह माइनस लगा दो, ये दर्पण के लिए है और ये माइनस लगता है ये आपका लेंस के लिए है, ठीक है। और चलिए इसके बाद लगाते हैं, हमको निकालना है यू निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है, यू निकालना है आपको। तो यू को उधर ले जाता हूँ, प्लस में हो जाएगा, एफ इधर ले जाता हूँ, 1/v, एफ वाला इधर जाएगा माइनस 1/f, और ये v उधर जाएगा, सॉरी u वाला उधर जाएगा, तो 1/u हो जाएगा आपका, 1/u हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस था प्लस में आ गया। तो अब वैल्यू रख देते हैं अच्छे से। अब वैल्यू कितनी, 1/v कितना है आपका 15 माइनस, और f कितना है 10 इक्वल टू 1/u, ठीक है। अब यहाँ पे अब वो पिछला वाला सवाल जैसा लग रहा है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30 इक्वल टू 1/u, ठीक है। अरे यार u अच्छे से बन जाओ, तो माइनस 1/30 इक्वल टू 1/u। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो माइनस 30 बराबर u, ठीक है, तो u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। और देखो u मैंने कहा था हमेशा माइनस में होता है और u यहाँ हमेशा माइनस में आएगा, तो माइनस 30 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन में माइनस 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के परे 10 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर के बीच में 30 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर के परे 20 सेंटीमीटर पर, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 20 सेंटीमीटर के परे। भैया ऑप्शन तो ठीक से देते कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे प्यारे बच्चों, ये लास्ट और ऑप्शन है, फटाक से खत्म करने। निम्नलिखित दर्पण में से किस प्रकार के दर्पण को सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सीधे उत्तल दर्पण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो हाँ, हमने ये टास्क पूरा कर लिया। विज्ञान का जो डीओई की तरफ से मिला गया है उसका खंड अ हमने पूरा कर लिया। अब खंड ब में 20 प्रश्न हल करने, फिर इसमें भी 24 है। देखते हैं, कोशिश करेंगे इसको जल्दी से करा लें इसको भी, नहीं तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन इसमें डाल देंगे। उम्मीद है आपको ये जो मैंने प्रश्न कराए होंगे समझ में आए होंगे। जो प्यारे बच्चों समझ में आए कमेंट करके जरूर बताइए। आगे अगली वीडियो में उसी चीज को मैं ऐड कर लूंगा ताकि और अच्छे से आपको मैं समझा पाऊँ। तो इस चैप्टर के अगर आप प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर देखें। और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
जय हो।